गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष ऐप लाइव क्लासेस के अंदर स्वागत। सब लोग फटाफट जुड़ेंगे, उसके बाद आज के सेशन को अपन शुरू करने वाले हैं। तो आज के सेशन के अंदर रेडिएशन थेरेपी आपने कल पढ़ ली थी। रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। रेडिएशन थेरेपी के अंदर दी जाने वाली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपने पढ़ लिया था। और आज के सेशन के अंदर आप सब लोगों को रेडिएशन के इमेज दिखा करके शुरू करेंगे अपन कैंसर कंडीशन को, जिसमें सबसे पहला कैंसर होने वाला है ओरल कैंसर, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसोफेगस कैंसर, और फिर आपका स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर और पेनक्रियाज कैंसर। तो जीआई सिस्टम के कैंसर की शुरुआत अपन करेंगे आज के सेशन के अंदर। रिमेनिंग पोर्शन की जो इमेज है आपकी, वो इमेज आप देख लीजिएगा, रेडिएशन थेरेपी की इमेज। तो आपका सब्जेक्ट जो है बच्चों वो क्या है, सब्जेक्ट तो आपका है ऑन्कोलॉजी, जो मेडिकल सर्जिकल की यूनिट है बच्चों। ऑन्कोलॉजी जो मेडिकल सर्जिकल की एक यूनिट है, और टॉपिक आपका रहने वाला है आज ओरल कैंसर। क्या रहने वाला है बच्चों? ओरल कैंसर। रेडिएशन थेरेपी आपने कल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तक पढ़ ली है, पहले उसकी पिक्चर देख लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे ओरल कैंसर और इसोफेगस कैंसर शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों ओरल कैंसर से पहले आप कुछ इमेज देखेंगे रेडिएशन थेरेपी की। यहाँ पे जो है अपन बच्चों पढ़े रेडिएशन थेरेपी की इमेज आपने देखनी है रेडिएशन की। रेडिएशन थेरेपी की पिक्चर आपको देखनी है अगर, तो आप देखेंगे ये ऐसे सीटी स्कैन एमआरआई जैसी मशीन आपको लगती है, लेकिन ये एडजस्टेबल मशीन है, जिसको कोबाल्ट 60 आप कहते हो। ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन होता है। तो ये आपको दिखने में मशीन लगती है जैसे कोई आपकी, ये इसका पूरा सेटअप आपको दिख रहा है मशीन का। ये है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, कोबाल्ट 60 जिसको आप कहते हो। इस तरीके की मशीन होती है। EBRT आपने पढ़ा था, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। और ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन की मशीन इस तरीके की होती है। कभी आपको पिक्चर का सामना करना पड़े तो आपको पता रहे कि ये EBRT दी जा रही है। EBRT एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा आपको जो पिक्चर देखनी थी बच्चों, वो पिक्चर आपकी क्या है, इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी जो दिया जाता है IBRT। उसके बहुत सारे तरीके डिवाइस आते हैं, मल्टीपल डिवाइस आते हैं इंटरनल बीम रेडिएशन के। तो अपन अगर इंटरनल बीम रेडिएशन देखें, यानी कि ब्रेक की थेरेपी, ब्रेक की थेरेपी रेडिएशन अगर अपन देखें, तो इधर आप देख पा रहे हैं ये कौन सी जगह पे दिया जा रहा है बच्चों रेडिएशन। ये कौन सी जगह रेडिएशन दिया जा रहा है बताइए। ये इमेज आइडेंटिफाई करके बताओ कि कहाँ रेडिएशन दिया जा रहा है। ये इसके अलावा एक इमेज ये भी है, ये रेडिएशन है। ये रेडिएशन कहाँ दिया जा रहा है बच्चों, फटाफट से बताओ। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी नहीं है, ये इंटरनल बीम रेडिएशन है। IBRT के तरीके है ये, इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी IBRT। ये तो है आपका सर्वाइकल कैंसर में दिया जा रहा है। जो आप देख रहे हो ये इम्प्लांट वेजाइना के थ्रू इम्प्लांट यहाँ पे फिक्स किया है सर्विस के ऊपर। दूसरा आप देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये आपके रेक्टम के अंदर इंसर्जन स्कोप किया है आपने प्रॉब का। और ये आप सिरिंज में लोड करके क्या डाल रहे हो, ये सीड्स, ये आपको जो सीड्स दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये रेडिएशन के सीड्स होते हैं। ये आप प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के लिए डाल रहे हो। किसके लिए? प्रोस्टेट कैंसर के अंदर डाल रहे हो बच्चों। तो ये ऐसी कुछ इमेज कभी ज़िंदगी में आपको सामना करना पड़े तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इमेज किस चीज़ की है। इसके अलावा भी आपके इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी के बहुत ज़्यादा डिवाइस आते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप के डिवाइस आते हैं, जिसमें आप देखोगे
इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के बहुत ज़्यादा डिवाइस आते हैं ऐसे, ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग पार्ट के ऊपर ये ऐसे इम्प्लांट डाले जाते हैं। ये रेडिएशन देने के तरीके हैं सारे। तो ये रेडिएशन के जो इम्प्लांट आते हैं ये इम्प्लांट फॉर्म है। ऐसे बहुत सारे, आपको ऐसा लगेगा कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये रेडिएशन, जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर दिया जा रहा है रेडिएशन, और ये इस तरीके से ब्रैकीथेरेपी का फिक्सेशन किया जाता है। ये डिवाइस, ये ब्रेस्ट कैंसर है और इस ब्रेस्ट कैंसर के अंदर रेडिएशन लगाने के तरीके हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे मल्टीपल पंचर करके ऐसे निडलें डाली हुई है। ये भी रेडिएशन के इम्प्लांट है जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज किए जा रहे हैं, आपको दिख रहा है। अगली कंडीशन बच्चों है, और भी कोई डिवाइस होते हैं। जी हाँ, बैक के अंदर, मॉन के अंदर, कहीं पे भी कैंसर के अंदर ऐसी बहुत सारे डिवाइस यूज किए जा सकते हैं। और भी IBRT के और भी बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं। तो ऐसे कभी आपको दिखे तो आपको ये नहीं कहना है कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है। ये सारे डिवाइस हैं। तो कुछ पिक्चर आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है। ब्रैकीथेरेपी, इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी मेथड ऑफ इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। तो कुछ पिक्चर आपने देखे, कुछ आप नेट पे सर्च करके और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन देने के। इसके अलावा जो आपको देखना था बच्चों, वो लेड एफ्रॉन और डॉसीमीटर कैसा होता है। डॉसीमीटर बैज आपने ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपको देखते ही पता चलेगा कि हाँ ये देखा हुआ तो है। कभी आप CT स्कैन MRI वाले रूम में गए हो, एक्सरे वाले में, तो वहाँ पे आपको डॉसीमीटर देखने को मिला होगा ज़रूर। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, टेक्नीशियन वगैरह, उन सब के पहना हुआ होता है, क्योंकि वो दिन भर एक्सपोज करते रहते हैं रेडिएशन का। तो डॉसीमीटर बैज, ये ऐसे बैज लगे हुए आपने देखे होंगे बच्चों। कई बार ऐसे रिस्ट पे लगता है, कई बार फिंगर पे लगा सकते हो। ज़्यादातर ये एंटीरियर टोर्सो के अंदर लगाया जाता है। ये डॉसीमीटर वियर किया हुआ है, डॉसीमीटर बैज है जो आपके ऊपर बॉडी के अंदर जो एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन का, उसको मेजर करता है डॉसीमीटर। तो डॉसीमीटर को एंटीरियर टोर्सो पे, आउटर सरफेस पे वियर करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें लेड एफ्रॉन की, तो लेड एफ्रॉन को भी आप देख सकते हैं। ये अलग अलग कंपनी के डॉसीमीटर अलग अलग तरीके के देखने को मिल सकते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। लेड एफ्रॉन, ये जो आपको दिख रहा है लेड एफ्रॉन वियर करके खड़े हैं, ये इसको हम बोलते हैं लेड एफ्रॉन। ये लेड एफ्रॉन का काम होता है आपके ऊपर जो रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो आपको नुकसान नहीं होने देता है रेडिएशन। इसीलिए हम अपने प्रिकॉशन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लेड एफ्रॉन को वियर करते हैं। तो ये तो आपको दिख रहा है डॉसीमीटर बैज, डॉसीमीटर का बैज है ये। और ये आपका किसका है बच्चों, ये है आपका लेड एफ्रॉन, लेड एफ्रॉन है, लेड एफ्रॉन। इस तरीके की कंडीशन है। अगली कंडीशन है आपका डिसऑर्डर ऑफ ऑन्कोलॉजी। नई यूनिट अपन शुरू करने जा रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ ऑन्कोलॉजी। तो लगभग 60% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है ऑन्कोलॉजी का, रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट होने के साथ। डिसऑर्डर ऑफ ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के डिसऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि सबसे पहले अपन हर सिस्टम के कैंसर पढ़ेंगे। सबसे पहले GIT के कैंसर पढ़ेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है ओरल कैंसर से, और ओरल कैंसर के बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों ईसोफेगस कैंसर, ईसोफेगस कैंसर। थर्ड कंडीशन अपन पढ़ेंगे बच्चों क्या, ईसोफेगस कैंसर, ओरल कैंसर। इसके बाद पढ़ेंगे स्टमक कैंसर। और फोर्थ कंडीशन अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओरल कैंसर, ईसोफेगस कैंसर और स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर और पेनक्रियाज कैंसर। कोलोन का कैंसर, कोलोन कार्सिनोमा, स्टमक कार्सिनोमा, ईसोफेगस कार्सिनोमा और ओरल कार्सिनोमा। और इसके अलावा पढ़ेंगे अपन पेनक्रियाज कैंसर। हेपेटिक कार्सिनोमा जो होता है बच्चों,
उसको अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जीआई सिस्टम के अंदर आप पढ़ते हो बच्चों आप लिवर सिरोसिस कंडीशन, लिवर सिरोटिक हो जाए या लिवर कैंसर वाला हो, सेम तरीके के सिम्टम, सेम तरीके का मैनेजमेंट, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसलिए कुछ भी फ़र्क नहीं है, और फ़र्क नहीं है इसलिए हम अलग से कैंसर को नहीं पढ़ेंगे, जिसको हेपेटिक कार्सिनोमा बोलते हैं अपन। तो इतने सारे कैंसर अपन जीआईटी के पढ़ेंगे, इसके बाद रेस्पिरेटरी के पढ़ेंगे, लेरिंजियल और लंग कैंसर, और उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड के अंदर ल्यूकेमिया और लिम्फोमा को। उसके बाद बोन एंड जॉइंट का मल्टीपल माइलोमा पढ़ेंगे। उसके अलावा रीनल सिस्टम में आप नेफ्रोब्लास्टोमा यानी कि विम्स ट्यूमर, प्रोस्टेट कैंसर और आपका ब्लडर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, ये सारे कैंसर पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगाए ओरल कैंसर, आज का टॉपिक आपका। ओरल कैंसर। ओरल कैंसर की अगर हम बात करें बच्चों, तो ओरल कार्सिनोमा जो होता है ये जीआई सिस्टम में होता तो है। ओरल कार्सिनोमा में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टंग। पूरी बेचारी बदनाम है, लेकिन मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसका माना जाता है एल्कोहल को। किसको माना जाता है? एल्कोहल द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ ओरल कैंसर। ज़्यादातर अफेक्ट कौन होता है? तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टंग होती है, और सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है लोअर लिप, जहाँ पे आप पुड़ी को रखते हो। और सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर भी कौन है? टोबैको। किसी भी कैंसर का एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता है, ये हमने पहले दिन रिस्क फैक्टर के अंदर ही पढ़ा है। तो कैंसर का कोई रिस्क फैक्टर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं बता सकते। कारण क्या है? जैसे चिकन पॉक्स का कारण वेरिसेला जोस्टर है, वैसे कैंसर का कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। तो कैंसर के मल्टीपल रिस्क फैक्टर या आपकी बॉडी के अंदर जीन म्यूटेशन की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री आपके अंदर सबसे मेजर इशू है। तो सबसे मेजर इशू होता है फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन कार्सिनोजन फैक्टर होते हैं जो हम कैंसर कंडीशन में कॉमन पढ़ेंगे। हर कैंसर के अंदर कुछ कॉमन सिम्टम और कॉमन रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑन्कोलॉजी में आपको एक सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारे सिम्टम कॉमन है और बहुत सारे रिस्क फैक्टर कॉमन है। कुछ यूनिक बात होगी तो उसको अपन मोस्ट कॉमन करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे ओरल कैंसर की। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज ओरल कैंसर। ओरल कैंसर की डेफिनेशन अगर अपन देखें बच्चों, तो इसको अपन कहते हैं इट इज ए कैंसर कंडीशन ऑफ, इट इज ए कैंसर कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी, कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी। इट मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट, इट मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मोस्टली अफेक्टेड टिश्यू होता है स्क्वामस एपिथेलियम। मोस्टली अफेक्टेड टिश्यू जो होते हैं, अफेक्टेड टिश्यू होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियल। मोस्ट कॉमन साइट आपसे पूछी जाए तो जवाब देना है मोस्ट कॉमन साइट है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टंग, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टंग। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? जवाब देना है लोअर लिप। सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन होता है? तो आपको जवाब देना है लोअर लिप, लोअर लिप।
अगली कंडीशन है बच्चों, अगर हम पिक्चर देखें कैसे लेटरल एस्पेक्ट अफेक्ट होता है। टंग, ओरल कैंसर की साइड देखें अब, ओरल कैंसर की इमेज देखें अगर अपन, ये देख पा रहे हो आप, टंग सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर में अफेक्ट होती है टंग। बहुत ही क्लियर कोई पिक्चर होगी तो उसको आप देख पाएंगे। पहले ऐसे वाइट पैचेस बनते हैं ओरल कैविटी में। गुटखा खाने वालों के हालात बहुत ख़राब होते हैं, इसलिए नहीं खाना है आपको। तो ये तो है टंग वाली साइट, इसके अलावा ऐसा नहीं है बिगड़ को जब और कहीं होता नहीं, और भी चीज़ें हैं होने के लिए। ये आपका लोअर लिप पे, बकल मिकोजा का लोअर लिप सेकंड मोस्ट कॉमन साइट। तो ये तो है आपके सारे के सारे पिक्चर ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लगाओ, रिस्क फैक्टर ऑफ द ओरल कैंसर। रिस्क फैक्टर ऑफ ओरल कैंसर, तो आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, जवाब देना है एल्कोहल। एल्कोहल सबसे ज़्यादा ओरल मिकोजा को इरिटेट करता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन है, तो जवाब देना है टोबैको। और आज टोबैको स्टॉप करने वाला डे भी है, टोबैको आपको नहीं खाना है। तो ये रिस्क फैक्टर जरूर है टोबैको और एल्कोहल। इससे भी बड़ा इतिहास है परिवार का, फैमिली हिस्ट्री। आपके परिवार में कैंसर वाले जीन एलिवेट है और ऐसे जीन आपको मिलेंगे आपके परिवार से। जीन कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन जीन का म्यूटेशन हो गया है। हमारी बॉडी में कुछ ट्यूमर सप्रेसर होते हैं, जो उनका म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए एक टेस्ट आपको एंड में बताऊंगी, एनजीएस टेस्ट, नेशनल जीन स्टडी टेस्ट बोला जाता है एनजीएस को, नेशनल जीन स्टडी टेस्ट। तो वहाँ पे जेनेटिक, अगर आपके ट्यूमर सप्रेसर वाले जीन जो एक्चुअल में होता है वो ट्यूमर एलिवेटर बन जाता है जब उनका म्यूटेशन हो जाता है। तो जीन म्यूटेशन का होना या किसी और कैंसर के लिए आपका रेडिएशन और कीमो, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों कैंसर कोजिंग भी होते हैं, इसलिए तो हम इतने प्रिकॉशन ले रहे थे। रेडिएशन एंड कीमो एक्सपोजर होना, रेडिएशन और कीमो एक्सपोजर होना। और इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, क्रोनिक जीआई इरिटेंट यूज करना, क्रोनिक जीआई इरिटेंट होना, क्रोनिक जीआई इरिटेंट। क्रोनिक जीआई इरिटेंट के अंदर हम बोलते हैं जैसे आप सोडा ज़्यादा पीते हो, जैसे आप चाय कॉफ़ी टी कॉफ़ी इनका एक्सेसिव यूज करते हो, या फिर आप खाते हो क्या बच्चों कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ों का यूज ज़्यादा करते हो। इसके अलावा इन्फेक्टियस कंडीशन ऑन ओरल कैविटी कौन कौन सी, आपको अगर हो जाए जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस। इसके अलावा आपको हो जाए, अगर आपको जिंजीवाइटिस हो जाए, स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस और ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस। तो गम्स, ओरल मिकोजा और चिलियोसिस, चिलियोसिस का मतलब क्रैक लिप बनना, चिलियोसिस होना, क्रैक लिप, ऐसे इन्फेक्शन वाले क्रैक लिप बन जाते हैं। टंग इन्फेक्शन हो जाना, टंग इन्फ्लामेशन,
और ओरल मिकोजा इन्फेक्शन, ओरल मिकोजा इन्फ्लाम्ड या इन्फेक्शन, और गम्स इन्फेक्शन, गम इन्फ्लामेशन। ये कंडीशन आपकी कुछ ऐसी चीज़ें। इसके अलावा अदर फैक्टर अपन अगले पेज के ऊपर लिखते हैं। फैमिली हिस्ट्री, जीन म्यूटेशन, रेडिएशन, कीमो एक्सपोजर, क्रोनिक जीआई इरिटेंट, ग्लोसाइटिस, चेलियोसिस, स्टोमेटाइसिस, जिंजिवाइटिस। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो है ही। आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, ज़्यादा हीट एक्सपोजर है, गर्म चीज़ ज़्यादा खाते हो, हीट एक्सपोजर ज़्यादा है। इसके अलावा आपका जो है टॉबैको स्मोकिंग, ये तो आपने लिख ही लिया है बच्चों। तो ऐसे केमिकल इरिटेंट यूज करते हो, माउथ फ्रेशनर वगैरह, केमिकल इरिटेंट एक्सेसिव यूज करते हो, तो ये सारे रिस्क फैक्टर बन जाते हैं ओरल कैंसर के आपके। तो इतना लिखिएगा, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर।
अगली कंडीशन बच्चों आपका है टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर। टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर। टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर में आप देखोगे एक होता है प्री इन्वेजन, प्री इन्वेजन यानी कि CIS, कार्सिनोमा इन सीटू, CIS। दूसरा होता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है ये ओरल CAE है, ये ओरल CAE कंफर्म है। इसके अंदर आप देख सकते हो बेसल सेल कार्सिनोमा और एक होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, यानी कि बेसल सेल कार्सिनोमा और इधर क्या है स्क्वामस सेल बेसल सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे CIS क्या है, प्री कैंसर स्टेज है। क्या है बच्चों, यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा के चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन अभी तक हिस्टोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए हैं। इधर क्या है स्क्वामस सेल के अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं, साइटोलॉजिकल चेंजेस तो आ गए हैं लेकिन हिस्टोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस अब तक नहीं आए हैं और सेलुलर चेंजेस आ गया, डिस्प्लेजिया हो गया है, इधर मेटाप्लेजिया हो चुका है। तो यहाँ पे ये है प्री कैंसर स्टेज बच्चों, प्री कैंसर स्टेज है, इसको हम बोलते हैं प्री कैंसर स्टेज, प्री कैंसर स्टेज। मोस्ट कॉमन पूछा है तो ऑप्शन में अल्कोहल और फैमिली हिस्ट्री दोनों हो तो आपको जवाब देना है मोस्ट कॉमन। अगर आपको ओरल सिर्फ पूछे आपसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर तो जवाब देना है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ ओरल कैंसर जवाब देना है अल्कोहल। क्या देना है, अल्कोहल। टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर, प्री इन्वेजन और इन्वेजन, बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, दो तरीके के कैंसर होते हैं। अगला है बच्चों स्टेज ऑफ ओरल कैंसर। अगला है आपका स्टेज ऑफ ओरल कैंसर। स्टेज ऑफ ओरल कैंसर, स्टेज ऑफ ओरल कैंसर। माइकोफाइब्रोसिस होना। दूसरी कंडीशन आपकी होती है बच्चों ल्यूकोप्लेकिया और तीसरी कंडीशन है फाइनली ओरल कैंसर हो गया है, बधाई हो। इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की तरह नहीं पढ़ा जाता है, किसको, ओरल कैंसर को। एडवांस स्टेज के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखते हैं हम CT स्कैन MRI के द्वारा। माइकोफाइब्रोसिस होने लगता है पहले, इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ जॉ मसल्स, किसकी, जॉ मसल्स। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज माउथ ओपनिंग। आपने गुटके खाने वाले लोगों को देखा होगा कि उनके माउथ की ओपनिंग क्या हो गई है, कम। जितना आ करके आप मुंह खोल सकते हो उतना वो नहीं खोल सकते, क्योंकि उसके ये वाले जॉ वाली मसल सारी फाइब्रोज होकर के क्या हो चुकी है, हार्ड। अब वो ना तो ढंग से हंस पाते हैं, ना ही उनका मुंह पूरा खुलता है। ऐसे हालात स्टार्टिंग में होते हैं। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब है फिर आपकी टंग और लोअर लिप और बुक्कल वेकोजा और फेरिंजियल एरिया के अंदर वाइट पैचेस दिखते हैं आपको, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। वाइट पैचेस ऑन ओरल कैविटी, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लेकिया। अगली कंडीशन है बच्चों ओरल कैंसर, ये है कंफर्मेशन ओरल कार्सिनोमा। ओरल कार्सिनोमा हो गया है 100%, मेटाप्लेजिया हो गया है। क्या हो गया है, मेटाप्लेजिया का मतलब होता है वन टिश्यू कन्वर्ट इनटू द अनदर टिश्यू।
मेटाप्लेजिया वाले चेंजेस कैंसर के अंदर। CIS क्या था? कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब है साइटोलॉजिकल चेंजेस, आगे हिस्टोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये ऊपर के चेंजेस साइटोलॉजिकल चेंजेस है, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आते ही कैंसर कंफर्म हो चुका है। लिखने दीजिए प्लीज, लिख लीजिए। पीछे वाली स्लाइड आपकी रह गई हो, ये लो। बेसल सेल और स्क्वायमस सेल, बस इतना ही देखना, इन्वेजन और प्री इन्वेजन। ये तो थे आपका स्टेज ऑफ ओरल कैंसर। नेक्स्ट हेडिंग लो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओरल कैंसर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अर्लियर आपको ल्यूकोप्लेकिया दिखना स्टार्ट होता है, वाइट पैचेस दिखना स्टार्ट हो गया है, ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैच ऑन ओरल कैविटी। इसके अलावा डिक्रीज वाइड माउथ ओपनिंग, ये अर्ली सिम्टम आएंगे आपके, जिसको हमने माइकोफाइब्रोसिस बोला था। इसके अलावा अबनॉर्मल पाल्पेबल मास ऑन अफेक्टेड साइड। इसके अलावा अबनॉर्मल ओरल डिस्चार्ज, अबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, अबनॉर्मल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम ओरल कैविटी, डिस्चार्ज फ्रॉम ओरल एरिया या ओरल कैविटी। बैड ब्रीथ आएगी, बैड ब्रीथ के लिए टर्म यूज़ किया जाता है हेलिटोसिस। बच्चों क्या यूज़ किया जाता है? हेलिटोसिस। फाउल स्मेल आना, इसको क्या बोला जाता है? ये भी बोला जाता है फाउल स्मेल ब्रीथ। इसके अलावा भी सिम्टम आते हैं, बिल्कुल आएंगे, पहले इतना लिखिएगा। इन्वेजन का मतलब है कि आपको कैंसर हो गया है कन्फर्मेशन। प्री इन्वेजन का मतलब है अभी तक प्री कैंसर स्टेज में हो, और अगर रोक दोगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर आपने नहीं रोका तो फिर आगे बहुत सीवियर तरीके से बढ़ेगा कैंसर। अगले जो है सिम्टम लिखना शुरू करें अपन।
लिख लिया बच्चों, आगे बढ़े। अगली कंडीशन बच्चों आपकी है, वो है आपका इस मरीज के अंदर होगा डिस्फेजिया। एक सेकंड के लिए आपका क्लास होल्ड कर रही हूँ मैं बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों आपका है डिस्फेजिया। इस मरीज के अंदर वायरल इन्फेक्शन सारे हो सकते हैं बच्चों। अगर एचपीवी, ह्यूमन पाइलोमा वायरस या एप्स्टीन बार वायरस होंगे तो वो इसके ही ओरल कैंसर के ही कोई मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है। स्किन कैंसर और आगे आप सर्वाइकल कैंसर पढ़ेंगे, उनके मेजर रिस्क फैक्टर माने जाएंगे इस वायरस को। तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए डिस्फेजिया का मतलब क्या है? डिस्फेजिया दो तरीके के होते हैं। ये डिस्फेजिया दो तरीके का होता है। एक टर्म होता है एडिनोफेजिया। ये सारे टर्म की मीनिंग क्या है? डिस्फेजिया एक होता है जब आदमी के ओरल मिकोजा में
कैंसर हो जाए तो ढंग से बोल नहीं पाता है, इसलिए डिफ़िकल्टी इन स्पीच। और दूसरा है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना खाता है तो निगल नहीं पाता है, उसको बोलता जाता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। एडिनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वेलोइंग, पेनफुल स्वेलोइंग। दर्द होता है जब वो स्वेलो करता है तो। इसके अलावा ड्रूलिंग होने लग जाती है आदमी को, वो निकल नहीं पाता है तो ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर होता है एनोरेक्सिया, ढंग से खाना नहीं खा पाता है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग का होना। इसके अलावा मरीज़ को होने लगता है डायरिया। इसके अलावा मरीज़ को आता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। इसके अलावा इस मरीज़ का होता है वेट लॉस, बहुत सीवियर वेट लॉस होता है कैंसर के अंदर। धीरे धीरे होगा लेकिन होगा बहुत खतरनाक, तो कैकेक्सिया बोला जाता है इसको। इमीशिएटिव और एस्थेनिक वेट लॉस, कैकेक्सिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मसल्स वास्टिंग होती है। इमीशिएटिव प्लस एस्थेनिक वेट लॉस, एस्थेनिक वेट लॉस, कैकेक्सिया, इमीशिएटिव वर्सेस एस्थेनिक वेट लॉस होना है। फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, ड्रूलिंग, इंडाइजेशन, ये सारे इस मरीज़ के अंदर। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एनीमिया, जब प्रॉपर खाना नहीं खा पाएगा तो इसको एनीमिया भी हो जाएगा। इस मरीज़ के अंदर जो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, क्योंकि ओरल एंजाइम नहीं मिल रहे हैं खाने में, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाएगा। इस मरीज़ के अंदर लिथार्जी, थकान, ड्राउजी, ऐसे सारे सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। कैंसर मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करने की ताकत रखता है बच्चों। तो ये सारे आप जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखो, उसके बाद डायग्नोसिस, टेस्ट और मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। सारी क्लिनिकल, इसमें लिथार्जी, ड्राउजी, फटीग, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम है कैंसर के हालात की। फटीग, लेथार्जी, तो यहाँ पे बच्चों ये सारे सिम्टम। अगली कंडीशन है कि ओरल कैंसर अगर किसी को है तो आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ओरल कैंसर अगर किसी को है तो किसी भी मरीज़ की हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है। तो हिस्ट्री कलेक्शन कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हिस्ट्री कलेक्शन करो। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन में पूछना है कि आपके परिवार में किसी को कैंसर है क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन करो। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और इसके अलावा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन,
रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कैंसर के कुछ फिक्स इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो आपको करवाने। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो आपको जवाब देना है CBC, KFT, LFT, PTINR, APTT, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी। ये सारी जांचें आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन में करवाना है कैंसर वाले। इसके अलावा डॉक्टर अगर कुछ सस्पेक्ट करते हैं इस कैंसर के साथ में तो दूसरे कैंसर, नोजिया और वॉमिटिंग, एन और वी लिखते हैं, इसका मतलब है नोजिया और वॉमिटिंग। तो यहाँ पे बच्चों CBC, KFT, LFT, PTINR, APTT, CTBT और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इन सब की जांचें होती है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा इस कैंसर के अंदर आप कर सकते हो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर द स्टेजिंग ऑफ कैंसर। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोला जाता है बच्चों CT स्कैन, MRI और PET स्कैन को पहले भी बताया है कि स्टेजिंग करने के लिए होता है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होता है ये आपका कैसा रहता है बच्चों, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, ये आपकी सारी की सारी स्टेजिंग ऑफ ओरल कैंसर के लिए है ये। तो ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन CT, MRI, PET स्कैन हो गया। अगली कंडीशन बच्चों आपकी आती है वो है मांस कहाँ पाल्पेट करेंगे। अगर आपकी बक्कल मिकोजा में कैंसर है तो इस हिस्से में आपको ऐसे फूला हुआ लगेगा, तो ये मांस पाल्पेट कर सकते हो आप, तो पाल्पेबल मांस बनेगा, जिस तरफ अफेक्ट होगा साइट उस तरफ। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन कैंसर का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस एक आदमी होता है, नाम है उसका बायोप्सी। कन्फर्मेटिव जांच, कन्फर्मेटिव कौन है, तो आपको जवाब देना है बायोप्सी। कौन है, बायोप्सी, ओरल टिश्यू बायोप्सी, ओरल टिश्यू बायोप्सी, ये कंफर्मेशन देता है ओरल कैंसर का। अगली कंडीशन क्या है बच्चों, तो अगली कंडीशन आपकी है मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। कैंसर के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन, अगर मरीज़ को सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो CBC में WBC बढ़ा हुआ आएगा। अगर मरीज़ में एनीमिया हो गया है तो मरीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन कम आ जाएगा। अगली कंडीशन है कि अगर आपका कैंसर के चलते DIC जैसा कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो PTINR, CTBT सारे डिरेंज होकर के इंक्रीज हो जाएंगे। और कैंसर के चलते, कैंसर की दवाइयों के चलते किडनी और लीवर अफेक्ट हुए हैं तो LFT, KFT भी डिरेंज होकर के इंक्रीज हो जाएंगे। यूरिया बढ़ जाएगा, हाइपरयूरेसीमिया वगैरह ऐसी सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। कन्फर्मेटिव। अगली कंडीशन है मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर अगर अर्ली स्टेज में या कोई भी तरीके का कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो सबसे बढ़िया होता है सर्जरी। क्या होता है, सर्जरी। सर्जरी कैसी कैसी की जा सकती है, बेस्ट ऑन अर्ली स्टेज, बेस्ट ऑन अर्ली स्टेज। किसी भी कैंसर में अर्ली स्टेज में बेस्ट माना जाता है सर्जिकल करेक्शन, कीमोइमो बाद की बात है। अगर टंग अफेक्ट हुई है तो ग्लोसेक्टमी, रिमूवल ऑफ टंग, आदमी बोल नहीं पाएगा इसके बाद, ग्लोसेक्टमी, रिमूवल ऑफ टंग, इसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी।
अगर आपकी बक्कल मिकोजा डैमेज हो रही है तो बक्कल मिकोसा रिसेक्शन, बक्कल मिकोसा रिसेक्शन करना। लेकिन कैंसर एडवांस स्टेज में गया तो ऐसी कंडीशन में मेजर सर्जरी होती है, नाम है उसका कमांडो ऑपरेशन। कमांडो की फुल फॉर्म है कंबाइंड एसोसिएट मैंडिबुलेक्टमी विथ नेक डिसेक्शन ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन बच्चों? इतने बड़े ऑपरेशन को शॉर्ट में कमांडो बोल दिया। कंबाइंड एसोसिएट मैंडिबुलेक्टमी विथ नेक डिसेक्शन ऑपरेशन। कमांडो की पिक्चर भी अपन देख लेते हैं, कमांडो कैसे किया जाता है। कमांडो में मल्टीपल सर्जरी, एडजुवेंट सर्जरी का एग्जांपल है ये। आपको बताया था मैंने पहले सर्जरी के समय कि एडजुवेंट सर्जरी है। मल्टीपल सर्जिकल करेक्शन एक साथ परफॉर्म किए जाएंगे इसमें। कमांडो की पिक्चर वैसे तो आपको शायद में दिखाई हो या फिर देख लो दोबारा। ओरल कैंसर की सर्जिकल करेक्शन आपको दिखा रहे हैं। किसी में बक्कल मिकोजा का डिसेक्शन दिख रहा है, किसी में टंग निकाली है, किसी में कमांडो परफॉर्म किया जाता है। ये पार्शियल डिसेक्शन है। पार्शियल मतलब जहां अफेक्ट हुआ उस हिस्से को निकाला, ये पार्शियल डिसेक्शन है बक्कल मिकोजा के। तो ये आपने पार्शियल पिक्चर आपको दिख रही है ऐसे, जैसे इस आदमी के यहाँ खराब हुआ है तो इस हिस्से को हमने ऐसा कर दिया, इधर इसको काट के। तो हमने पहले इसको कट किया, फिर इस तरीके से स्यूचर करके, तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है। इसलिए कमांडो के साथ रिकंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देते हैं। अगर एडवांस स्टेज में है हालात तो फिर कमांडो ऑपरेशन करेंगे। कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया हो, कमांडो में ऐसे फ्लैप भी लगाए जाते हैं। इतना सारा एरिया का डिसेक्शन होता है कमांडो में। इतना ज़्यादा डिसेक्शन करने के लिए आपको डेंटल डिपार्टमेंट चाहिए, ईएनटी डॉक्टर चाहिए, जनरल सर्जरी का डॉक्टर चाहिए, ऑन्को सर्जरी का डॉक्टर चाहिए। इसलिए इसको सर्जरी को बोला जाता है एडजुवेंट सर्जरी। मल्टीपल सर्जन चाहिए आपको। एडजुवेंट सर्जरी। एडजुवेंट सर्जरी जो होती है इसी को हम बोलते हैं ये कमांडो है। अगर ये इतना निकाल दिया जाए उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के लिए थाई का फ्लैप ले करके यहाँ लगा देते हैं। तो थाई के फ्लैप को यहाँ लगाते हैं
हाँ, बोल नहीं पाएगा तो नहीं पाएगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए ग्लोसेक्टमी करनी पड़ सकती है, तो करनी पड़ती है, तो करनी पड़ती है, क्या करे उसका। बोल नहीं पाता है, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम रहती है, ओरल कैंसर वाले को लिख लिख के बात करेगा धीरे धीरे। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो स्किल सिखाते हैं कि अपनी बात दूसरे को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो उसका रिहेबिलिटेशन करेंगे बाद में। अगली कंडीशन आपकी है बच्चों, कमांडो आपने कर दिया, तो आफ्टर कमांडो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आफ्टर सर्जरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे बच्चों आफ्टर कमांडो क्या करना है, पोस्ट ऑफ मरीज की पोजीशन, पोस्ट ऑफ पोजीशन सेमी फाउलर विथ लेटरल, सेमी फाउलर देते हैं जिससे एडिमा ना आए सूचर साइड पे, विथ लेटरल ताकि एस्पिरेट ना करे कंटेंट को, लेटरल। दूसरी कंडीशन है, ये मरीज होता है ड्यूरिंग कमांडो ऑपरेशन, ड्यूरिंग कमांडो ये मरीज जो होता है दो तरीके का इंट्यूबेशन, या तो नेजल इंट्यूबेशन पे होगा या फिर किस पे होगा बच्चों, ट्रेकोस्टॉमी पे, ट्रेकियल इंट्यूबेशन, ट्रेकियल इंट्यूबेशन होगा इस मरीज का। तो आपको ध्यान रखना है एयरवे पेटेंसी का, वेंटिलेटर पे आए मरीज लेकिन उसका एयरवे पेटेंसी का ध्यान रखना है, पता चले मरीज को सांस नहीं आ रही, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करनी है। इसके अलावा इस मरीज के जो अगर रिकंस्ट्रक्शन होकर के फ्लैप लगा है तो उस फ्लैप की शुगर हावरली देखनी पड़ती है, प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। इफ आफ्टर कमांडो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई हो, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी परफॉर्म always check flap sugar hourly, always check hourly फ्लैप शुगर। फ्लैप किसका, जो थाई का लिया है आपने, अब आपको इस ग्राफ्ट का एक्सेप्टेशन हो रहा है या आपका हाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाएंगे, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसके अंदर क्या है कि कमांडो के बाद में रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी अगर परफॉर्म किए तो ऑलवेज चेक फॉर हावरली फ्लैप शुगर। कैसे कि मरीज के अंदर जो थाई का फ्लैप आपने यहाँ लगा है, यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अगर आ रहा है तो इस शुगर में और इस शुगर में कोई फर्क नहीं है। इस मरीज का 2 हावरली आरबीएस ये करोगे, ये वाली शुगर के साथ में ये वाली शुगर आपको करनी है। ये फ्लैप के ऊपर आप लेंसेट से प्रिक करेंगे और शुगर चेक करेंगे, उसकी शुगर और ये वाली शुगर दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है इस फ्लैप में। और अगर नहीं आ रहा है, इसकी शुगर कम हो रही है, इसका मतलब इस ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है। तो पोस्ट ऑफ पोजीशन, पोस्ट ऑफ एयरवे पेटेंसी और पोस्ट ऑफ मरीज का फ्लैप का शुगर चेक करना। इसके अलावा अगले पेज पे लिखते हैं अदर, और क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे। हो गया होगा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। rehabilitation
विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आईओ चार्टिंग, मरीज टीपीएन पे जा सकता है। पेशेंट इनिशियली इज ऑन टीपीएन, इनिशियली इज ऑन टीपीएन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? डेट और टाइम इस टीपीएन के ऊपर आपको मेंशन करना है, ताकि अगले आदमी को पता रहे कि इस टीपीएन बैग को 24 घंटे के बाद यूज नहीं करते हैं। नेवर यूज आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद में इसका यूज नहीं होना चाहिए। पेशेंट टीपीएन पे है, इसलिए आपको क्या करना है? मॉनिटर आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर, बिकॉज टीपीएन कोज हाइपरग्लाइसीमिया। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज को टीपीएन पे नहीं लेते हैं तो एफजे फीड इंसर्जन करते हैं या ओरोगैस्ट्रिक फीड देते हैं। ओरोगैस्ट्रिक तो जा नहीं सकती क्योंकि ओरल सर्जरी हो गई है, तो हम इंड्यूस कर देते हैं फीडिंग ट्यूब इनटू जुजेनम डायरेक्टली, फीडिंग ट्यूब इनटू जुजेनम, जेजुनम, इसको हम बोलते हैं एफजे फीड। और तो आप क्या करेंगे? स्लोली देंगे। अगर ऐसी ट्यूब इंसर्जन कर रखी है, टीपीएन नहीं है, तो स्लोली देना है, स्लोली फीड इन्फ्यूज टू डिक्रीज चांस ऑफ डायरिया, चांस ऑफ डायरिया। अगर आपने रैपिड इन्फ्यूजन कर दिया तो हाथों हाथ सीधा आंत बाहर निकाल देगी, क्योंकि आप फीडिंग से क्या दे सकते हो? मिल्क दे सकते हो, प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, रॉइस वाटर दे सकते हो, दाल का पानी दे सकते हो। तो वो जो आप देते हो शुगर चेक करते हैं, बिल्कुल करना है। फ्लैप की शुगर करनी है, पेरिफेरी की शुगर करनी है, और जुजिनम फीड दे रहे हो तब भी शुगर करनी है। आईओ चार्टिंग मेंटेन करना है, मरीज का इनटेक आउटपुट कितना है वो। आईओ चार्टिंग मेंटेन करना है, आईओ चार्टिंग मेंटेन करना, इनटेक एंड आउटपुट। पेरी ऑपरेटिव कीमो चलेगा, कीमोथेरेपी इस मरीज के अंदर चलेगी, और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी भी दी जा सकती है ओरल कैविटी में। ये तो था सर्जिकल करेक्शन। ये हो गया, वो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली कंडीशन आपकी है मेंटेन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है ताकि मरीज को इन्फेक्शन ना हो। कंटिन्यू पेरी ऑपरेटिव कीमो, पेरी ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेशन से पहले भी शुरू कर देते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी दी जा सकती है। इट मे ऑल्सो यूज
यूज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी ये दोनों ही यूज किए जा सकते हैं ओरल कैंसर में। ये तो था आपका ऑल ओवर कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी कैंसर में आपने क्या क्या पढ़ा? सर्जिकल करेक्शन, कीमो और रेडिएशन इसका मैनेजमेंट है, कन्फर्मेटिव टेस्ट इसका बायोप्सी है, मल्टीपल आपने सिम्टम पढ़े, स्टेज पढ़ी, टाइप पढ़ा, रिस्क फैक्टर देखा और इसकी डेफिनेशन देखी। अगली कंडीशन आपकी होती है बच्चों, अब क्या है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के अंदर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है, टीपीएन हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करता। ये किसने बोला तुम्हें बच्चों? टीपीएन हाइपरग्लाइसीमिया की रिस्क पे डालता है मरीज को। टीपीएन जो होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड में आप देते हो, तो उसकी वजह से शुगर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। डाइजेस्टिव सिस्टम से खाने का डाइजेशन होकर के शुगर ब्लड में जाता है, उसका लेस फ्लो रहता है। सीधा ही शुगर आपने ब्लड में इंट्रोड्यूस किया है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया की रिस्क पे रखता है मरीज को हमेशा ही। 10% डेक्सट्रोज होता है टीपीएन में। अरे टीपीएन में डेक्सट्रोज शुगर ही है बच्चों, तो इसमें अमाइनो एसिड भी होते हैं, शुगर भी होता है, सब कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर। तो ये तो था आपका ओरल कैंसर। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है आपकी इसोफेजिक कैंसर। नेक्स्ट कंडीशन आपकी है इसोफेजियल कैंसर। इसोफेजियल कैंसर, इसोफेगस कैंसर या इसोफेजियल कैंसर क्या होता है? ओरल कैविटी के बाद में आपका ये आपका फूड पाइप जो लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है, ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है और ये आगे कनेक्ट होता है स्टमक वाली स्ट्रक्चर से। आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बच्चों, इसकी टोटल लेयर कितनी होती है? तो आपको जवाब देना है टोटल लेयर है 4। आउटर वाला होता है सीरोसा, उसके नीचे मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा। तो कैंसर में ये जीआई सिस्टम में जब डैमेज चलेगा तो वहाँ पे क्या होता है, पहले म्यूकोजा डैमेज होगी, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस, फिर सीरोसा। इस तरीके से डैमेज चलता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अल्सरेशन होकर के। तो यहाँ पे क्लास के अंदर हंसा करो, हमने हंसते हुए नहीं देखा। हंसेंगे, चिंता मत करो और सारी चीज़ें करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है। घर पे क्या करना है आपको? आपके माइंड को और मजबूती कौन दे सकता है सिलेक्शन वाली, वो है सवालों की प्रैक्टिस। कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, थ्योरी चेंज नहीं होगी, लेकिन कई बार हमें थ्योरी पता होती है लेकिन हम सवाल की भाषा नहीं समझ पाते हैं कि सवाल क्या पूछ रहा है। जैसे कोई दूसरा आदमी आपको समझाता है कि सवाल ऐसे पूछ रहा है तो आपको लगता है ये तो मुझे भी आता है। तो ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे सवाल गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो आप कोशिश क्या करें कि सवालों की प्रैक्टिस करते रहें घर पे। जो भी टॉपिक की थ्योरी आपकी यहाँ पे हो जाती है उसका आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस घर पे करनी। अब दूसरा सवाल आपका होता है कि भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर हम करें, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर में जो सेम की सेम बात वही वापस पूछ रही हूँ, मोस्ट कॉमन साइट रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री होगा या एल्कोहल। मैंने आपको बोला अगर आपसे पूछे ऑल ओवर कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन है, परिवार का इतिहास क्या है, और अगर वो सवाल में ये मेंशन करे बात कि ओरल कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या है, तो जवाब देना है एल्कोहल। क्या जवाब देना है? एल्कोहल। समझ गए? दो अलग अलग बात है कि ओरल कैंसर को आप मेंशन करके वो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पूछे तो आपको जवाब देना है एल्कोहल। यही आपसे पूछे कि कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, ऑल ओवर कैंसर, जितने भी कैंसर आपको होते हैं उसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है परिवार का इतिहास। क्यों? क्योंकि जीन म्यूटेशन जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन आपने पढ़े होंगे, तो रिसेसिव और डोमिनेंट जीन जो होते हैं वो आगे आपके अंदर है तो आपकी संतान में जाएंगे,
और संतान में जाएंगे आपको कैंसर है तो आपकी संतान को कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि हाँ एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। जैसे आपने अभी सवाल पूछा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर का आंसर क्या देना है, इसके लिए आपको करना क्या है कि जितनी ज़्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, कई बार हमें 100% पूरी ऑन्कोलॉजी आती है। ऑन्कोलॉजी कोई छोटी यूनिट नहीं है, जितना हम नर्सिंग का वेट पढ़ते हैं इतनी नहीं है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी अपने आप में 3 ब्रांच का कॉम्बिनेशन है। इसमें ऑन्को सर्जरी, ऑन्को मेडिसिन और ऑन्को रेडिएशन का इन्वॉल्वमेंट है। तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर बनते होंगे, तो आप सोचो तो ऑन्कोलॉजी इतना तो नहीं हो सकता। तो हमारे सिलेबस का विड्थ इतना है, इसलिए हम इतना पढ़ रहे हैं। बाकी ऑन्कोलॉजी की डेप्थ बहुत ज़्यादा है और कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन मेल, तो जवाब देना है ओरल कैंसर। ये कैंसर आप पढ़े हो और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखाया है बच्चों। जो बच्चे पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन कैंसर, तो ये ओरल कैंसर जो आपने पढ़ा है, ये इंडिया में मेल में मोस्ट कॉमन जो है कैंसर माना जाता है। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आप कोशिश क्या करें कि सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको चीज़ों का समझ बैठेगा आपके दिमाग में कि हाँ जवाब ऐसे देना होता है। और अगर कोई सवाल आपका राइट होता है तो उसके आगे पीछे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो सवाल आपके गलत होते हैं, उस गलत सवाल का आंसर हमने गलत क्यों किया उसकी प्रैक्टिस करूँ कि इसका जवाब सी था, मैंने जवाब बी क्यों दिया और इसकी थ्योरी क्या है, उसके बारे में आप कोशिश करो, उसके रैशनल आपके पढ़ो। सवालों की प्रैक्टिस। दूसरा सवाल होता है आपका कि कहाँ से करें। तो कहाँ से करने के लिए मार्केट में नर्सिंग जगत की जितनी भी किताबें हैं, आपके पास में बहुत ज़्यादा समय है तो सारी किताबों के कर लो। और नहीं तो क्या करना है कि आपके प्रीवियस एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं वो ज़्यादातर PR यादव के अंदर है। इसके अलावा हम जो है समय समय पे उत्कर्ष ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चलती है, तो टेस्ट सीरीज़ के साथ में आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा कहाँ करें, तो इसके अलावा आप कर सकते हो बच्चों आपके NCLEX की बुक जो होती है उसके अंदर बहुत रैशनल वाइज चीज़ों को समझाया गया है। और जब NCLEX के सवालों की प्रैक्टिस करते हो तो उसका जवाब अगर आपको नहीं आता है तो किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रैशनल में लिखा हुआ है उसका आंसर। उसका रैशनल लिखा हुआ है कि इसका आंसर सी क्यों है और बाकी तीनों इसका जवाब क्यों नहीं है। NCLEX के भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्जन है। एक तो NCLEX का आपका है मौसमी है, सौंदर्स है और आपके लिपिनकोट है। लिपिनकोट का जो वर्जन है उसमें लगभग 5-6 हज़ार सवाल है। तो वो MCQ वर्जन आप लेवे और उसमें आप जो है MCQ प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हैं। टारगेट हाई भी कोई बुरी है नहीं, लेकिन कुछ सवालों में करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहाँ पे प्रिंट मिस्टेक जिसको आप बोलते हो वो ज़्यादा देखने को मिलती है थोड़ी टारगेट हाई में। लेकिन टारगेट हाई भी कोई गलत सब्जेक्ट नहीं है, गलत नहीं है, तो आप टारगेट हाई भी कर सकते हो। और PR यादव तो आपको करनी है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सवालों को जिक्र करके बताया भाई ऐसे ऐसे सवाल इससे पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ईसोफेजियल कैंसर को आपको समझना है। ईसोफेगस जो होता है आपका, ये फूड पाइप है बच्चों। ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। और ये जो फूड पाइप है आपका, इसके कैंसर होने की संभावना ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा है या नीचे वाले में? तो हम बोलेंगे वो हिस्सा जो HCl के कांटेक्ट में रहता है वहाँ होने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे भी स्क्वामस सेल टिश्यू डैमेज होते हैं और ये मोस्ट कॉमन साइट है ईसोफेगस कैंसर की। ईसोफेगस कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट होती है लोअर ईसोफेजियल पार्ट, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर हार्ट के लेवल पे होता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलो या बोलो इसको कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर जो है मोस्ट कॉमन साइट है। यहाँ पे कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? वही है एल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन GERD वाली बीमारी मेजर इशू है यहाँ पे। अगर आपको GERD है उसकी वजह से HCl का रीगैसिटेशन ओके आपके ईसोफेगस की म्यूकोजा डैमेज होती है और वहाँ कैंसर वाले चेंजेस आने की संभावना ज़्यादा है। ईसोफेगस कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो यहाँ पे इसका मेजर इशू क्या है कि बाकी तो सारे कॉमन रिस्क फैक्टर है ही जो आपने आज से पहले पढ़े हैं या आगे पढ़ने वाले हो या लिखने वाले हो, लेकिन मेजर इशू क्या है? GERD वाली प्रॉब्लम। तो आज के सेशन में आपने ओरल कैंसर को पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों आप पढ़ेंगे ईसोफेगस कैंसर और स्टमक कैंसर को, और उसके बाद कॉलन और पेनक्रियाज कैंसर पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैंसर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए बच्चों। वापस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे अपन पढ़ेंगे अगले कैंसर को, ईसोफेगस और स्टमक कैंसर को।